बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लफ्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर जो आपकी पॉसिबिलिटीज होती है वो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होते हैं, वो असल में क्या होती है? सैंपल स्पेस के अंदर आपके फेवरेबल आउटकम की फ्रीक्वेंसीज होती है। उस फ्रीक्वेंसीज को आप डिवाइड करते हैं टोटल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज से। फेवरेबल पॉसिबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, क्या मिल जाएगी आपको? प्रोबेबिलिटी। इस तरह अगर आप तमाम आउटकम्स को, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन सबको उनकी प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं? तकसीम कर दें, तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने बहुत दफा आपको पूरे पूरे सैंपल स्पेस बना बनाकर प्रोबेबिलिटी तकसीम करके दिखाई है, और हमने कहा अब ये बनने के बाद हर सवाल का जवाब इसी में से मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके सामने माजी में आपके सामने बना कर रखा गया। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बेटा? क्या बेटा? हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? देखें, कुछ हमारे सामने ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर हमारे लिए सैंपल स्पेस ड्रॉ करना भी मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा। यानी असल सैंपल स्पेस तो बनाना वैसे मुश्किल था, लेकिन हम हर आउटकम को एक बार काउंट करके भी सैंपल स्पेस बना रहे थे, अगर आपको याद हो। तो उसमें हम दिखाते उस आउटकम को एक बार थे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको हम काउंट कर लिया करते थे कि असल सैंपल स्पेस में वो कितनी दफा मौजूद है। तो बाज दफा हमारे लिए सैंपल स्पेस एक दफा आउटकम गिन के भी बनाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, तो अब जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो 2 की पावर 8 है, 64। कौन बनाएगा बताइए? 2 की पावर 8 कहाँ से आता है? मैं गलत बोल गया मेरे ख्याल से। 256 आया, 256, 256 रिजल्ट कौन बनाएगा बताइए? तो जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ जाते हैं, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। जब नंबर ऑफ आ गया मोहतशिम, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ जाते हैं तो हमारे लिए सैंपल स्पेस ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसा जुगाड़ हमें मिल जाए जहां पर हमें सैंपल स्पेस के बारे में ज्यादा सोचना भी ना पड़े और हमारा क्वेश्चन भी क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। तो उसमें पहला जुगाड़ जो हमारे सामने आता है उसका नाम है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक फॉर्मूला है, ये कहता है अगर तुम मुझे खुद सही जगह लगाओगे तो मैं आंसर निकाल दूंगा। अगर तुमने मुझे गलत जगह लगा दिया तो आंसर गलत आने की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, तुम्हारी होगी। तो इसका मतलब तुम पहले ये जान लो कि मैं कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता हूँ। तो इस फार्मूले के बारे में जानना जरूरी है कि भाई फार्मूला जो आपको डायरेक्टली एक आंसर निकाल के दे देगा, उसको आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक वेरिएबल को समझने की जरूरत है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया? 8 बार। 8 बार टॉस करने पर हमें आठों के आठों रिजल्ट्स हेड दिख सकते हैं, 7 हेड दिख सकते हैं, 6 हेड दिख सकते हैं, 5 4 3 2 1 0। 0 क्या है? एक वैल्यू है। 1 क्या है? एक वैल्यू है। तो हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। तो ऐसे तमाम आउटकम जिसपे 2 हेड्स होंगे और 6 हेड्स नहीं होंगे, वो आपके क्या बन जाएंगे? फेवरेबल आउटकम। यस और नो। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सैंपल स्पेस में ऐसे कितने आउटकम मौजूद हैं। आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन बगैर बनाए कैसे निकालें? सवाल यही है हमारा यहाँ पे। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, तवज्जो बहुत जरूरत होगी आपको। तो बताने का मतलब ये है कि देखो, डिस्क्रीट का मतलब क्या है? हेड के 1 होने की, हेड के 2 होने की, हेड के 3 होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं आप। लेकिन आप कभी ये नहीं बोलते 1.5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2.5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप पढ़ने लगे हैं वो एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? डिस्क्रीट, जहां पर आप किसी भी वैल्यू के 1 होने की, 2 होने की, 3 होने की, 4 होने की, 5 होने की, 6 होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कंप्लीट वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कभी भी आप 2.5 2.25 ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं सकते। इसका मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ discrete probability distribution, not a
कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिस वेरिएबल को डील करती है वो वेरिएबल बाय नेचर क्या है, डिस्क्रीट है, वो कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ, भाई आपका जवाब नहीं मिल रहा, मैं यहां पर हेडिंग लगा रहा हूं दोबारा से नीचे, तो जो पॉइंट्स है वो किताब में भी है लेकिन आप अपने पास लिख लीजिएगा। लिख रहा हूं मैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन discrete probability distribution। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, याद रहेगा। तो बायनॉमियल वेरिएबल इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। बायनॉमियल वेरिएबल एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, बायनॉमियल वेरिएबल एक कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है। क्या मतलब है इस बात का, यहाँ पर आप x के 1 होने की, x के 2 होने की, x के 3 होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन x के 1.5 होने की, 2.5 होने की प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं सकते। ये सेंस है इस बात। फिर अगला पॉइंट है, क्या हर डिस्क्रीट वेरिएबल बायनॉमियल वेरिएबल है? बायनॉमियल वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल है, लेकिन हर डिस्क्रीट वेरिएबल बायनॉमियल वेरिएबल नहीं है। बायनॉमियल का मतलब है कि उसका बेसिक रिजल्ट दो हिस्सों में टूटता हो। कैसे? उसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। सक्सेस मतलब फेवरेबल आउटकम, और इन टर्म्स ऑफ फेलियर, फेलियर मतलब अनफेवरेबल आउटकम। तो अक्वाइन टॉस, बेसिक रिजल्ट कितने, दो है, हेड आएगा या हेड नहीं आएगा। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ट्रू या फॉल्स, तो या तो ट्रू मार्क करेंगे या फॉल्स मार्क करेंगे। आपने प्रोडक्ट पिक की, या तो वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगी या डिफेक्टिव नहीं होगी। आपने एक सीड पिक किया, या तो वो सीड जर्मिनेट करेगा या जर्मिनेट नहीं करेगा। जवाब दे। आपने वो बॉल पिक की, या तो वो बॉल लकी होगी या लकी नहीं होगी। मैं लिंक बना रहा हूं पिछले टॉपिक से। तो जहां जहां बेसिक रिजल्ट दो हिस्सों में टूट सकता है और वो रिजल्ट डिस्क्रीट भी होगा, तो फिर ऐसा वेरिएबल बायनॉमियल वेरिएबल है। तो इसका मतलब पहले आपको बायनॉमियल वेरिएबल की पहचान होनी चाहिए, ठीक है जी। तो कहता है सम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कैन टेक ऑन मेनी वैल्यूज। कुछ ऐसे डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं जो दो से ज्यादा, उनका ट्री दो से ज्यादा हिस्सों में टूटता है। जैसे रोलिंग अ डाई, डाई रोल कर दे तो डाई पर 1 भी एक रिजल्ट है, 2 भी एक रिजल्ट है, 3 भी एक रिजल्ट है, 4 भी एक रिजल्ट है, 5 भी एक रिजल्ट है और 6 भी एक रिजल्ट है। आवाज नहीं आ रही बेटा। तो बेसिक डाई के रोल पर आपको जो बेसिक ट्री बन रहा है उसमें 2 हिस्से दिख रहे हैं, 6 हिस्से दिख रहे हैं। तो इसका मतलब डाइस के रिजल्ट्स डिस्क्रीट तो हैं लेकिन बायनॉमियल नहीं है। अच्छी तरह दिमाग में बैठाइए। आप एक टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में आपका स्कोर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। तो 0 से लेकर 100 तक आप स्कोर कर सकते हैं। 101 किस्म के मुख्तलिफ आउटकम्स बन रहे हैं। ये आउटकम्स डिस्क्रीट तो हैं, बायनॉमियल नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसी को ही बायनॉमियल बनाकर एक्सप्रेस करूं। अजान हो जाए, मैं कंटिन्यू करूं। मैंने कहा अगर मैं चाहूं तो इन्हीं डिस्क्रीट रिजल्ट्स को जो कि 2 से ज्यादा हैं, इनको बायनॉमियल बनाकर क्या करूं, एक्सप्रेस। जैसे अगर मैं फोकस कर लूं किसी एक आउटकम पर, बोलूंगा डाई पर 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। तो अब क्या हुआ, डाइस के रिजल्ट तो 2 थे, लेकिन जब मैंने उन रिजल्ट्स को बायनॉमियली क्या कर दिया, 2 हिस्सों में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये अब क्या हो गए, बायनॉमियल वेरिएबल बन गए। 6 आएगा या 6 नहीं आएगा, 5 आएगा या 5 नहीं आएगा। चलो इवन या ऑड, तब बायनॉमियल हो गया, यस और नो।
अच्छा, पेपर में मार्क्स तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन बेसिक रिजल्ट तो दो ही है ना, पास या ना पास। पेपर पास होगा या ना पास होगा, सही है। तो वहां भी रिजल्ट क्या बनेंगे, बेसिक दो ही बनेंगे। तो इस तरीके से हम रिजल्ट्स को बायनोमियल एक्सप्रेस करते हैं। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन में दो ही रिजल्ट हैं, ट्रू या फॉल्स, हर क्वेश्चन। लेकिन अगर आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एमसीक्यू के अंदर आपके पास 4 चॉइसेस हैं। तो बेसिक ट्री आपका कितने हिस्सों में टूट रहा है, 4 हिस्सों में। लेकिन उन 4 में से 3 की प्रॉपर्टी सेम है, 3 आंसर्स क्या है, रॉन्ग है। तो रॉन्ग होने को 3 आंसर सपोर्ट करते हैं और सही होने को 1 आंसर। तो अगर मैं चाहूं तो इसको भी बायनोमियल एक्सप्रेस करूं, या तो मेरा क्वेश्चन ठीक होगा या मेरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। भले रॉन्ग होने को 3 रिजल्ट सपोर्ट करते हैं, लेकिन रॉन्ग होने को मैंने क्या कर लिया, कॉमन मान लिया। तो जब मैं अपने क्वेश्चन को इस तरह एक्सप्रेस करूंगा तो मेरा क्वेश्चन ठीक होगा या रॉन्ग होगा। तो फिर अब ये भी क्या बन गया, बायनोमियल वेरिएबल बन गया। तो मुझे बायनोमियल वेरिएबल यानी किसी भी वेरिएबल को जो कि डिस्क्रीट है, बजाय उसके बेसिक ट्री के रिजल्ट्स जो हैं वो 2 से ज्यादा है, अगर मैं उसको बायनोमियल एक्सप्रेस कर सकता हूं तो फिर वो भी बायनोमियल वेरिएबल बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आती है। तो बाय का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब पढ़ना है। सम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कैन टेक ऑन मैनी वैल्यूज सच एज टेस्ट स्कोर्स फ्रॉम 0 to 100। एन इंडिविजुअल स्कोर कैन बी एनी वन ऑफ मैनी वैल्यू। तो 0 से लेकर 100 तक कितने 101 किस्म के डिफरेंट आउटकम्स बन रहे हैं। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल तो है लेकिन बायनोमियल नहीं है। लेकिन अगर आप इसी चीज को बोलोगे पास या फेल, आवाज नहीं आ रही बेटा, तो अब ये क्या बन गया, बायनोमियल वेरिएबल बन गया। 6 आउटकम्स फ्रॉम रोलिंग 1 डाई। एक डाई के कितने आउटकम है, 6। लेकिन अगर आप उसको इस तरह बोलो, इवन आएगा या इवन नहीं आएगा, ऑड आएगा या ऑड नहीं आएगा, तो इवन और ऑड बेसिकली कितने रिजल्ट हो गए, 2 रिजल्ट हो गए। या 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी या रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। तो एन इंडिविजुअल आउटकम कैन बी 1 ऑफ 6 वैल्यूज। वैसे तो आपका रिजल्ट 6 में से कोई एक होगा, तो बेसिक रिजल्ट 6 है, तो 6 होते हुए बायनोमियल नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उनको बायनोमियली एक्सप्रेस कर दें, 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। 4 मैरिटल स्टेट्स, आपका जो मैरिटल स्टेट्स है वो 4 में से कोई एक है। या तो आप क्या है, सिंगल, या फिर आप कौन है, मैरिड, या आप कौन है, विडोड, या फिर आप कौन है, डाइवोर्स। तो आपका इन 4 में से कोई एक स्टेटस है, क्या कहते हो तीक, कौन सा वाला है, चौथा वाला, नहीं तीसरा वाला, सीधे हाथ से बचना। चले ओके, 12। तो एन इंडिविजुअल कैन बी 1 ऑफ 4 स्टेट्स। आप इन 4 में से किसी, तो एक शख्स है, या तो वो क्या होगा, सिंगल होगा, या वो क्या होगा, मैरिड होगा, या क्या होगा, विडोड होगा, या फिर क्या होगा, डाइवोर्स होगा। वो 4 में से कोई एक स्टेटस में होगा, यस और नो, यस। ये आसान सी बात होगी। लेकिन अगर आप इसी बात को बोले वो सिंगल है या सिंगल नहीं है, तो इस तरह ये बायनोमियल हो जाएगा। मतलब किसी एक रिजल्ट को पिक करके क्या मान लें अपने लिए, सक्सेस, और बाकी सबको क्या मान लें, फेलियर। डाई पर 6 आएगा या 6 नहीं आएगा, तो फिर 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, ये सब मिलकर 6 ना आना कहलाया। तो आपने बाकी के 5 रिजल्ट को 5 नहीं बल्कि एक रिजल्ट मान लिया। तो आपने बेसिक ट्री को कितने हिस्सों में तोड़ दिया, 2 हिस्सों में। अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर ये बायनोमियल वेरिएबल। ये बेसिक बता रहा हूं, उसको जरा अच्छी तरह सुनिएगा। अदर वेरिएबल्स हैव ओनली 2 वैल्यूज और आउटकम। तो कुछ वेरिएबल ऐसे जिनके 2 रिजल्ट्स हैं, यानी वो बायनोमियल है, वो डिस्क्रीट भी हैं और बायनोमियल भी। आंसर्स इन ट्रू फॉल्स टेस्ट, आंसर टू यस नो क्वेश्चंस, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एज डिफेक्टिव, और वो बॉल लकी भी हो सकती है और लकी नहीं भी हो सकती, वो बॉल रेड हो भी सकती है और रेड नहीं भी हो सकती, वो चॉकलेट डेयरी मिल्क हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वैसे तो आउटकम 3-4 थे, लेकिन इस तरह बोलेंगे तो बायनोमियल कहला जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो कार्ड रेड होगा या रेड नहीं होगा, सही बात है। आउटकम्स ऑफ अ डाइस गेम इन टर्म्स ऑफ रोलिंग अ 6 और नॉट। ये 7 लिखा है, मैं 6 बोल रहा हूँ, आपको परेशान ना करें। 6 आएगा या 6 नहीं आएगा।
ठीक है जी। तो सारी एग्जाम्पल, ये सारी एग्जाम्पल जो अब लिखी हुई है ये डिस्क्रीट भी है और बायनॉमियल। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक डिस्क्रीट प्रॉबल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आप क्वेश्चन में बायनॉमियल वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आप बायनॉमियल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ और कंडीशंस पूरी होने के बाद। कैसे वो लिखवाता हूं मैं। तो सर फॉर्मूला क्या है बायनॉमियल का, आपने घबराना नहीं। फॉर्मूला बहुत आसान है, कुछ देर की बात है, उसके बाद जिंदगी आसान हो जाना। आप बोलेंगे सर बेकार पड़ी हमने सारी प्रोबेबिलिटी, बस डायरेक्ट सारे क्वेश्चन किससे करते हैं, बायनॉमियल से, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक्स, एक्स की प्रोबेबिलिटी यानी एक्स के 1 होने की प्रोबेबिलिटी, एक्स के 2 होने की प्रोबेबिलिटी, 3 होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NCX, NCX, NCR इस्तेमाल किया ना, NCX, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय P की पावर X मल्टीप्लाइड बाय Q की पावर N माइनस X। अब वो बोलेंगे सर पता नहीं क्या क्या लिख दिया आपने। चलिए बेटा आगे बढ़े। अब यहां पर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सर N, सर N का क्या मतलब है। तो N का मतलब नंबर 1 नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्या बेटा, अ कॉइन इज टॉस्ड, तो कितनी बार कॉइन टॉस हुआ, एक दफा, तो नंबर ट्रायल 1 हो गया। तो 1 ट्रायल के लिए हम कभी बायनॉमियल यूज नहीं करेंगे, जो वो तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रायल जब 2 या 2 से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसका मतलब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत जब पड़ती है जब इवेंट आपके लिए कंपाउंड इवेंट बन जाता है और सैंपल स्पेस बनाने में दिमाग को सोचने में तकलीफ होती है, ठीक। तो एन 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 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। या नंबर 2, साइज ऑफ सैंपल from very large unknown population। आप एक गोडाउन में चले जाते हैं, वहां पर हजारों और लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई। एक गोडाउन का दरवाजा खोला आपने, वहां पर हजारों और प्रोडक्ट्स पड़ी हुई। तो अब आप उसको गिनने बैठेंगे पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, नहीं, आपके लिए गिनना क्या है, मुश्किल है। तो आप बोलेंगे भाई बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें से अगर मैं 5 आइटम उठाता हूँ तो 5 में से किसी एक के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, किसी 2 के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, किसी, तो मैंने एक पॉपुलेशन है, जैसे कमरा है, इस कमरे के अंदर बहुत सारी बैटरीज भरी पड़ी, वो बैटरी इतनी ज्यादा है कि हम उसको गिन नहीं सकते। हम क्या करेंगे, उन बैटरीज में से हम चंद बैटरीज का करेंगे, पिक करेंगे। अगर मैं 5 बैटरीज पिक की तो एन की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। अगर हमने 10 बैटरीज पिक की तो एन की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो ये क्या है, सैंपल पिक किया हमने, किसमें से, पॉपुलेशन में से, लेकिन ऐसी पॉपुलेशन में तो वेरी लार्ज है। तो जब आप किसी लार्ज पॉपुलेशन में से सैंपल पिक करते हैं तो उसके ऊपर कभी भी विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट की बहस नहीं होती। क्यों, क्योंकि अगर आपने पहला आइटम 1 लाख में से विड्रॉ किया है, तो दूसरा आइटम आपने 99,999 से विड्रॉ किया, तो लाख इंटू 99,999 आपके आंसर पे खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप किसी बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से कोई सैंपल पिक करते हैं ना, तो उसके ऊपर कभी भी विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट की बहस नहीं होती। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट की बहस होती है हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन। 52 कार्ड में से 2 कार्ड विड्रॉ किए, तो सवाल उठेगा सर पहला कार्ड ड्रॉ हुआ आउट ऑफ 52, दूसरा कार्ड ड्रॉ हुआ आउट ऑफ 51। समझे बात है। तो इसका मतलब वेरी लार्ज पॉपुलेशन में जब भी आप क्या करेंगे, कोई आइटम पिक करेंगे 2 3 4 5, उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट ही मानेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं हमने। इसका मतलब यानी
बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक किससे है? इंडिपेंडेंट इवेंट से। अच्छा जी, तीसरा केस क्या हो सकता है? n की वैल्यू जो है वो साइज ऑफ सैंपल ही है फ्रॉम नोन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन का साइज आपके लिए क्या है? नोन है, मतलब पॉपुलेशन स्मॉल है। पॉपुलेशन क्या है? स्मॉल। इस कमरे में 30 बैटरीज पड़ी थी, 30 बैटरीज में से आपने क्या किया? 5 बैटरियां उठाई। तो इंडिपेंडेंट इवेंट बनाने के लिए उसको विद रिप्लेसमेंट मानना पड़ेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट मानना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट इवेंट बनाने के लिए उसको विद रिप्लेसमेंट मानना पड़ेगा, विदाउट? जागो ऑनलाइन वालों, इंडिपेंडेंट इवेंट मानने के लिए उसको विद रिप्लेसमेंट मानना पड़ेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट मानना पड़ेगा? विद रिप्लेसमेंट। उसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सैंपल पिक करते हैं, अगर आप 30 में से 5 बैटरीज पिक करते हैं और आप समझते हैं कि वो किससे सॉल्व होगा क्वेश्चन? बायनोमियल से। तो उसके लिए क्या जरूरी है? साइज ऑफ सैंपल फ्रॉम नॉन पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट। तो या तो n जो होगा वो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, जैसे आपने एक कॉइन टॉस की 8 बार, n की वैल्यू 8 आ गई। जैसे आपने एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से 5 आइटम्स क्या किए? पिक किए, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। जैसे आपने 52 कार्ड में से 4 कार्ड ड्रॉ किए विद रिप्लेसमेंट, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो फिर वो बायनोमियल वाला केस नहीं है। तो जहां पॉपुलेशन नोन हो और सैंपल पिक किया गया हो विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फिर वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉल नहीं करेगा। इसका मतलब बायनोमियल में फॉल करवाने के लिए विद रिप्लेसमेंट होना जरूरी है, अगर पॉपुलेशन नोन है तो, क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कवर करेगी। चलें जी, ओके। अब अगला हिस्सा पी। पी को बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस मतलब आमतौर पे कामयाबी, लेकिन यहाँ कामयाबी वो है जिस आउटकम को आप क्या कर रहे हैं? फेवर कर रहे हैं। अगर आप किसी आइटम के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो वो डिफेक्टिव होना आपका इवेंट ऑफ सक्सेस। यानी आसान लफ्जों में इवेंट ऑफ सक्सेस का मतलब क्या हुआ? फेवरेबल आउटकम। उसके बाद क्या होगा? क्यू। क्यू की वैल्यू आपको हमेशा कैसे मिलेगी? 1 में से p माइनस करके। अगर कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2, यानी 1/2 ही। आवाज ही नहीं आ रही। अगर प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 20% है तो डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी 80%। तो क्यू को हम बोलेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यानी अनफेवरेबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, याद रहेगा बेटा? अच्छा जी, उसके बाद एक्स क्या है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑन सैंपल n। यानी अगर आपने 5 आइटम पिक किए, प्लीज, अगर आपने 5 आइटम पिक किए थे बतौर सैंपल, तो उस 5 के सैंपल पर आप x मतलब फेवरेबल आउटकम कितने चाहते हो? मतलब 5 में से कोई एक डिफेक्टिव चाहिए तो x की वैल्यू 1 होगी। 5 में से 2 डिफेक्टिव चाहिए तो x की वैल्यू 2 होगी। 5 में से 3 डिफेक्टिव चाहिए तो x की वैल्यू 3 होगी। 5 में से 4 डिफेक्टिव चाहिए तो x की वैल्यू, और 5 में से 5 डिफेक्टिव चाहिए तो x की वैल्यू 5 होगी। और 5 में से कोई एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो x जो है वो आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किस पर? सैंपल। यानी
इस सैंपल एन पर आपको अपने फेवरेबल आउटकम की तादाद कितनी चाहिए? मिसाल के तौर पर अगर आपने कॉइन टॉस किया है 8 बार और आपका फेवरेबल आउटकम हेड आना है, तो हेड की तादाद कितनी हो 8 पर? 8 पर एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, 8 पर 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, 8 पर 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे। ठीक है, एक एक बात दिमाग में बैठानी है। अच्छा, अब ये फार्मूला बोलता है भाई टर्म्स एंड कंडीशन, शराइत और ज़वाबित क्या होंगे? लागू होंगे। ठीक है जी, क्या कंडीशन है भाई? नंबर 1, number of trials are 2 or more। नंबर ऑफ ट्रायल्स 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, या साइज ऑफ सैंपल 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। नंबर 2, वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड binomially in terms of success और फेलियर। आप वेरिएबल को बायनॉमिली एक्सप्रेस कर पाए सक्सेस और फेलियर। इवेंट्स आर mutually exclusive on events are mutually exclusive on single trial and independent on multiple trials या सक्सेसिव ट्रायल्स। ठीक है, क्या मतलब? हर सिंगल ट्रायल पर क्या होना चाहिए? इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे कॉइन टॉस किया तो हर सिंगल टॉस पर हेड या टेल आना क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन हर अगले ट्रायल पर हेड या टेल आना क्या है? इंडिपेंडेंट। जवाब देना बेटा। तो किसी भी सिंगल ट्रायल पर रिजल्ट्स क्या हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, लेकिन हर अगले ट्रायल पर इंडिपेंडेंट हो। तो इसका मतलब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डील करती है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट को सॉल्व करने के लिए हम बायनॉमियल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसकी शराइत हमें पूरी करनी है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त है चौथी, वो क्या है? probability of success is constant on each successive trial। हर अगले ट्रायल पर सेम इवेंट के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर पहला कॉइन टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अगले टॉस पे दोबारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, उससे अगले टॉस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी। आपने गोडाउन से 5 आइटम पिक किए, तो गोडाउन में 20% आइटम क्या है? डिफेक्टिव है। तो हर सिंगल आइटम के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 20%, उससे अगले आइटम के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 20%, उससे अगले की। आपने 5 सीट वाला पैकेट उठाया, तो
तो पहले सीट के जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी 10%, उससे अगले की जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी, उससे अगले के जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे नहीं सर पहले सीट के जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, दूसरे की कितनी है 20%, तीसरे की कितनी है 30%, इसका मतलब क्या हुआ, हर आगे बायनोमियल की बाकी तमाम शराइत तो क्या हो गई, पूरी हो गई, लेकिन हर सक्सेसिव ट्रायल पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर कांस्टेंट नहीं है तो बायनोमियल का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है। और एक चौथी पॉइंट, पांचवी पॉइंट है, वो मैं किसी और जगह प्रूव करवा दूंगा आपको, खाली अभी लिख लें। मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is always greater than its variance। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होने की निशानी यह है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो हमेशा उसके वेरिएंस से क्या होता है, ग्रेटर देन। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन उसके वेरिएंस के बराबर है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, फिर वो कुछ और है, वो कुछ और भी आपके सामने आना। ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये तमाम बातें मैं बार बार रिपीट करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी आपको बातें ये मैंने लिखवा दी। तो ये फॉर्मूला है, क्या है, NCX, 5 आइटम थे, 5 में से कोई से भी 2 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, तो 5C2 इंटू डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी थी 20%, डिफेक्टिव कितने चाहिए 2, तो 0.2 की पावर 2। Q क्या है, डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी 80%, और 5 में से 2 डिफेक्टिव चाहिए, तो बाकी 5 में से जो 2 डिफेक्टिव चाहिए तो रिमेनिंग क्या बचे 3, तो 3 क्या चाहिए, नॉन डिफेक्टिव चाहिए, तो 0.8 की पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। इस तरह मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है जी, मैं इसका सिनेरियो बनाता हूँ, सिनेरियो बनाकर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। करें स्टार्ट इसको बेटा, पक्का कंफर्म? ठीक है जी, इंशाल्लाह इसको देखकर आपको इसको पिक कर लेना है। ठीक है। फ्रॉम अ लार्ज शिपमेंट, अल्फाज पिक की देगा, फ्रॉम अ लार्ज शिपमेंट विच कंटेन्स, वो शिपमेंट बहुत लार्ज है, मतलब उसकी तादाद नहीं पता, बस उसके बारे में क्या खबर है, क्वालिटेटिव वेरिएबल खबर है, क्वालिटेटिव, विच कंटेन्स 20% डिफेक्टिव आइटम्स, आवाज नहीं आ रही बेटा, विच कंटेन्स, एक बहुत बड़ी शिपमेंट है, वेरी लार्ज पॉपुलेशन, जिसको अगर हम 2 हिस्सों में तोड़े तो क्या बनेगा, 20% आइटम क्या है, डिफेक्टिव। मतलब अगर वो लाख है तो उसमें तो 20,000 डिफेक्टिव है, 80,000 नॉन डिफेक्टिव है, आवाज ही नहीं आई। अगर वो 10 लाख है तो 2 लाख 8 लाख डिफेक्टिव नहीं, ऐसे। तो हमें पॉपुलेशन की तादाद नहीं पता है, इससे की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी आबादी का प्रपोर्शन पता है कि उस आबादी में, तो फ्रॉम अ लार्ज शिपमेंट विच कंटेन्स 20% डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है जी, 3 आइटम्स, कितने आइटम्स, 3 वर पिक्ड एट रैंडम। ठीक है, वर पिक्ड एट रैंडम, उस अननोन पॉपुलेशन में से जो कि बहुत लार्ज है, कितना आइटम पिक हुआ, तो 3 क्या हुआ, सैंपल फ्रॉम वेरी लार्ज अननोन पॉपुलेशन, तो n की वैल्यू क्या हो गई, सिर्फ 3 हो गई। तो अब उन 3 आइटम में से हर आइटम के रिजल्ट 2 ही होंगे, कि उन 3 में से हर आइटम या तो डिफेक्टिव होगा या डिफेक्टिव नहीं होगा।
आवाज नहीं है बेटा, सोचे, दिमाग चलाए था। 3 items were picked at random. What is the probability that exactly one item is defective? यानी उन 3 में से कोई सा भी एक डिफेक्टिव है, मतलब साइज ऑफ सैंपल 3 का है, 3 में से डिफेक्टिव कितने चाहिए? कोई एक 3 में से कोई सा भी एक, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, 3 में से कोई पिक कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी जो सॉल्व करके आ चुके हैं, 3 में से कोई सा भी एक। ठीक, समझे बात या नहीं? अच्छा जी, ओके। चाहे तो आप इसको लॉ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी नहीं करूंगा लॉ से। लॉ आपको यहाँ पर क्या होगा, मैंने अभी तो आइटम 3 पिक किए हैं, मैं 10 भी पिक कर सकता हूँ। 3 इसलिए पिक किए कि आप इसको थोड़ा बहुत लॉ से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। है ये लॉ ही, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला लॉ सॉल्व कर देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफेक्टिव होना आपको कितना चाहिए? 3 में से एक, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। एग्जैक्टली 2 items आर डिफेक्टिव। आई आवाज नहीं आ रही आप लोग? सर 2 आइटम क्या चाहिए? डिफेक्टिव चाहिए। सी एग्जैक्टली 3 items आर डिफेक्टिव। तीनों के तीनों क्या चाहिए सर? डिफेक्टिव चाहिए। तो तीनों के तीनों डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, आवाज नहीं आ रही बेटा? अच्छा सर, नो आइटम इज डिफेक्टिव, 3 में से कोई एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए। ई एटलीस्ट, अभी यहां से क्वेश्चन शुरू होंगे वैरायटी वाले, एटलीस्ट 1 आइटम इज डिफेक्टिव। मुझे तो कम से कम एक डिफेक्टिव चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए। अब मेरे फेवरेट आउटकम वो तमाम रिजल्ट हैं जिस पर एक या एक से ज्यादा आइटम डिफेक्टिव। कॉपी कर लो सवाल बेटा, कॉपी कर लो। नंबर एफ, at least 2 items are defective. G, at most 2 items are, अब मैंने at most की टर्म लगा दी है बेटा, ज्यादा में ज्यादा, at most 1 item is defective. ये तमाम रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है। तो आइए हम अप्लाई करते हैं बायनोमियल का फॉर्मूला। ठीक है जी, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट x इज इक्वल टू NCX इंटू p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस x। अब यहां पर हम कुछ डेटा लिख देते हैं। डेटा, सर n की वैल्यू कितनी है? 3 है। सर n इज साइज ऑफ सैंपल फ्रॉम वेरी लार्ज अननोन पॉपुलेशन, इसलिए विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट हम बहस ही नहीं कर रहे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वन सर, p इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या है? डिफेक्टिव होना। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2। फिर क्या लिखें सर? Q लिखें। Q का आंसर हमेशा 1 माइनस p के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, 1 में से जब आप 0.2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या बचेगा? 0.8। तो अगर 20% आइटम डिफेक्टिव हैं तो 80% आइटम डिफेक्टिव नहीं है। चले आइए, क्या ये क्वेश्चन बायनोमियल से हो सकता है या नहीं, इसको एक एक करके एनालाइज करते हैं कंडीशंस पर। क्या नंबर ऑफ ट्रायल्स 2 या 2 से ज्यादा है? कितने सैंपल पिक किए आपने? 3। तो पहला सैंपल है तो डिफेक्टिव होगा, डिफेक्टिव नहीं होगा?
तो पहले सैंपल का डिफेक्टिव होना है ना डिफेक्टिव होना क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर डिफेक्टिव होगा तो डिफेक्टिव ना होने के चांस खत्म, डिफेक्टिव ना हो नहीं हुआ तो डिफेक्टिव होने के चांस खत्म। लेकिन पहले सैंपल के मुकाबले में दूसरा सैंपल डिफेक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी, दूसरे के मुकाबले में तीसरा हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब इवेंट सिंगल ट्रायल पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और मल्टीपल ट्रायल्स पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, बात मुकम्मल हुई कि नहीं हुई? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। क्या हर बार डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है? क्या पहले सैंपल के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 20% है, दोबारा भी 20% है, तिबारा भी 20% है, कंटिन्यूअसली 20% है? यस, जबरदस्त। मीन वाली बात फिर बाद में समझा दूंगा। इट मींस अब तक की पढ़ी हुई तमाम कंडीशन क्या हो रही है, पूरी हो रही है, यानी ये क्वेश्चन बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। तो इसका मतलब पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट ये कहती है कि आपको एक ही आइटम डिफेक्टिव चाहिए, यानी 3 में से कोई सा भी एक। तो आप यहाँ लिखेंगे, तवज्जो, आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे आप। तो x की वैल्यू 1 मिल गई, n की वैल्यू क्या है 3, तो आप बोलेंगे 3c1। तवज्जो भाई, कॉपी हो जाएगा बाद में। 3c1 लिख दिया आपने, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 0.2, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। तो 3 में से कितने डिफेक्टिव चाहिए? एक। तो 0.2 पे पावर क्या लग गई, x के बराबर 1, मल्टीप्लाइड बाय q का वैल्यू क्या है 0.8, और जो q पे पावर लगेगी वो n माइनस एक्स के बराबर होगी। 3 माइनस 1 2.8 की पावर 2 लग जाएगी। सॉल्व कीजिए आप। 3c1 कैलकुलेटर पे इस तरह टाइप कीजिए, कैलकुलेटर पे इस तरह टाइप कीजिए, मैं टाइप कर रहा हूँ। कैलकुलेटर पे इस तरह टाइप कीजिए जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ। कैलकुलेटर पे इस तरह टाइप कीजिए जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ। 3 लिखा, शिफ्ट प्रेस किया, c लगाया, 1 लगाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। 0.2 लिखा, पावर क्या लगा दी 1 लगा दी, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। 0.8 लिखा, पावर क्या लगा दी 2 लगा दी। यस और नो भाई, ऐसे टाइप हो गया? जवाब दें। इक्वल टू प्रेस कर दिया, आंसर आया 0.384। तो सर इस वाले का आंसर, पहले वाले का आंसर क्या बन रहा है सर? 0.384 और 38.4%। सर हम कैसे मान लेंगे आंसर? मनवाऊंगा आपको, फिक्र ना करें। फिर आप खुद ही डायरेक्ट कर रहे होंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं सर। आगे बढ़े, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? एग्जैक्टली 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव। हमें 2 आइटम डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। आप बोलेंगे x इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू क्या थी 3। 3 में से कितने डिफेक्टिव सिलेक्ट करें? 2। डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 20%। 20 पर अब पावर क्या लगाएं 2 लगाएं, और डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी 80%, लेकिन अब 80 पे पावर क्या लगाएंगे 3 माइनस 2 यानी कि 1, 0.096। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर, ये हो क्या रहा है सर? मजाक हो रहा है? 0.096 और 9.6%। बेटा तवज्जो दरकार है। उसके बाद क्या कहता है? एग्जैक्टली 3 आइटम्स आर डिफेक्टिव। अब आपको तीनों के तीनों आइटम क्या चाहिए? डिफेक्टिव चाहिए। अब बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये ए का आंसर, ये बी का आंसर, ये सी का आंसर। और बोलेंगे 3 में से 3 क्या सिलेक्ट करो? डिफेक्टिव सिलेक्ट करो, इनटू 0.2 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, पावर क्या लगा दी 3 लगा दी। तो 0.8 पे पावर क्या लगेगी? अब 0 लगेगी। तो किसी भी नंबर पे पावर 0 लगे, आंसर 1 के बराबर होगा। सर पावर 0 क्यों लगाई? 3 ऊपर क्या लिखा हुआ है n माइनस एक्स, तो n की वैल्यू 3 माइनस 3 माइनस 3 आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए ये बोलिए आंसर क्या आता है?
पॉइंट बोलो, रेस टू पावर आ रहा ना बेटा, तो क्या करो इसमें, इस आंसर में 1 प्लस कर दो, फिर 1 हटा के बता दो, आंसर +1। 0.08 0.08 0.08 बता रहे हो ना आप, 008 आ रहा है ना, ये तो कह रहा हूं मैं, 08 क्यों बोल रहे हो, 0.008। हाँ भाई बोलो ना। अच्छा, यानी कि ये आंसर आपके सामने आ गया। अच्छा जी, अब प्लीज प्लीज समझ दरकार, क्या कहता है चौथे रिक्वायरमेंट में, नो आइटम इज डिफेक्टिव, कोई एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए। डिफेक्टिव होने को क्या मान लो, 0 मान लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, यानी 3 का सैंपल पिक किया है, 3 में से कोई एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए। 3C0 इंटू 0.2 की पावर 0 इंटू 0.8 की पावर क्या होगा, 3 माइनस 0, आंसर इज 3, 0.512। अब आप इन सबका सम करके देख लीजिए, सम 1 के बराबर है। क्यों सर, सोचे 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 क्यों, उस 3 के सैंपल पे या तो कोई एक आइटम डिफेक्टिव होगा, या 2 होंगे, या 3 होगा, या एक भी नहीं होगा, तो सारे आउटकम्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब कोई है आप में से जो इसको लॉ से करके दिखा सकते, कोई है जो लॉ से करके दिखा दे, चलिए देखते हैं, लॉ से करते हैं इसको। तो जानबूझ के कर पा रहा हूँ लॉ से कि आपकी पिछली पड़ी हुई प्रॉपर्टी आपके हाथों में रहे। देखो बोर्ड पे देखो भाई, लर्निंग टाइम चल रहा है, फॉर्मूला अप्लाई करना सबको आ गया या नहीं आया, आ गया। सर पहला आइटम, ये जो डिफेक्टिव होगा, डिफेक्टिव नहीं होगा। पहला आइटम देखो, बेसिक ट्री 2 हिस्सों में टूट रहा है, बायनोमियल है। आवाज नहीं आ रही बेटा, डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव नहीं है। दूसरा आइटम डिफेक्टिव हो भी सकता है, साथ में डिफेक्टिव नहीं हो सकता। फिर तीसरा आइटम डिफेक्टिव हो भी सकता है और डिफेक्टिव नहीं हो सकता। अब इसका क्या बना लिया मैंने, सैंपल स्पेस, डिफेक्टिव 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 और डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। और ये सोचना था ना आपको बेटा, क्यों नहीं सोचा आपने, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव और डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, 2 लाइनें छोड़कर, नॉन डिफेक्टिव 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 नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव और तीनों के तीनों। आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटा। डिफेक्टिव, पहले आइटम के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, दोबारा दूसरे आइटम में डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, फिर डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, इसको लिख दूं 0.2 की पावर 3। पहला आइटम में डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, फिर डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, फिर डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.8। क्या इसको लिख दूं मैं इस तरीके से, 0.2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 की पावर 1। कुछ दिख रहा है, कुछ फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.8, फिर डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.2। तो 0.2 का ऑर्डर चेंज है, लेकिन इसको आप क्या करते हैं, लिख सकते हैं क्या, 0.2 की पावर 2 और इंटू 0.8 की पावर 1। आवाज नहीं आ रही बेटा, आप सबकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, फिर
डिफेक्टिव ना होने की डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, और इसको आपने लिख दिया कैसे 0.2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 0.8 की पावर 2, लिख सकते हैं इसे? अच्छा जी, ओके। उसके बाद आवाज नहीं आ रही है ना बेटा, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। 0.8 इंटू 0.2 0.2 सॉल्व होने के बाद ये बनेगा 0.2 की पावर 2, तरतीब का कोई इशू नहीं है ना, 0.8 की पावर 1। फिर पहला आइटम नॉन डिफेक्टिव 0.8 इंटू 0.2 इंटू 0.8, ये आंसर बनेगा 0.2 की पावर 1 इंटू 0.8 की पावर 2। क्यों? क्योंकि ये 0.8 इस 0.8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0.8 की पावर 2 बन जाएगा। फिर 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.2, आवाज ही नहीं आ रही बेटा, ये आंसर बनेगा 0.2 की पावर 1 इंटू 0.8 की पावर 2, और आखिरी आंसर 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, यानी ये आंसर बनेगा 0.8 की पावर 3। ठीक है बेटा, अब जरा आंसर निकालो 0.2 की पावर क्यूब, वही आंसर आएगा 0.008। यार जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। फिर आंसर निकालो 0.2 की पावर 2 इंटू 0.8 की पावर 1, 0.032 प्लस 0.032, अच्छा जी 0.032, जहां जहां 0.2 की पावर 2 और 0.8 की पावर 1 है वहां मैंने आंसर लिख दिया है। अच्छा, फिर 0.2 की पावर 1 इंटू 0.8 की पावर 2, यार कैलकुलेटर चलाएं बराए मेहरबानी जी। 0.128, यहाँ भी सेम आंसर है 0.128, यहाँ भी सेम आंसर है 0.128, और आखिरी आंसर निकालें 0.8 की पावर 3 जो कि 0.1512 के बराबर होगा, 0.512 के बराबर होगा, और इन सब का सम 1 के बराबर होगा। अब बायनोमियल का फॉर्मूला कर क्या रहा है जरा देखिएगा, अगर आप चाह रहे ना ये मैं क्या कर रहा हूं आप समझना, तो बायनोमियल का फॉर्मूला ये कर रहा है, अगर आप इसको गौर करें तवज्जो से, अगर आप ये क्वेश्चन बायनोमियल से सॉल्व ना करते, आप बोलते एग्जैक्टली कोई एक डिफेक्टिव आइटम है, तो आपने बोला 3 में से कोई भी एक डिफेक्टिव आइटम, तो आप इसको इस तरह कर लिखते कि पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, या फिर आवाज नहीं आ रही ना बेटा, फिर आप इसको लिखते पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, या फिर आप क्या लिखते भाई पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव, यानी कोई एक डिफेक्टिव होना इन 3 तरीकों से पॉसिबल। आपके सैंपल स्पेस में एक बात कैसे हुई, तरतीब डिफरेंट है क्या? नहीं ना, मतलब आपको कोई भी एक डिफेक्टिव चाहिए तो आपका जो असल सैंपल स्पेस है उस असल सैंपल स्पेस में एक डिफेक्टिव होने को कितने रिजल्ट सपोर्ट करते हैं? ये रहा भाई 1, ये रहा 2, ये रहा 3। इसका मतलब ये आंसर आपको कितनी बार चाहिए? 3 बार चाहिए। तो बायनोमियल का फॉर्मूला कर क्या रहा है? आप सोचें, थोड़ा दिमाग चलाएं। आपने इस अरेंजमेंट पर खाली डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकाली 0.2 की पावर 1 इंटू 0.8 की पावर 2, और फिर आपने मालूम कर लिया कि ऐसे रिजल्ट्स और कितने हैं? 3। तो इस आंसर को जो कि 0.128 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या आंसर आता है। यार आप लोग ऑनलाइन वाले तो बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हुए, यानी 0.384, 0.2 की पावर 1 इंटू 0.8 की पावर 2 को एक बार नहीं 3C1 3 बार काउंट करने के बाद है। क्या मतलब? आपके सैंपल स्पेस में
यार काउंटिंग टेक्निक को तबाह बर्बाद नहीं कर देना भाई। आपके सैंपल स्पेस में एक डिफेक्टिव होने को ये रिजल्ट भी सपोर्ट करता है, ये भी करता है और ये भी करता है। तो ये प्रोबेबिलिटी एक बार सॉल्व कर ली किसने, बायनोमियल ने, और काउंट कर लिया उतनी बार जितनी बार वो रिजल्ट असल सैंपल स्पेस में मौजूद है। तो आपको सैंपल स्पेस देखना ही नहीं पड़ा। और भाई रिस्पॉन्स नाम भी कोई चीज होती है भाई, ऑनलाइन वालों। यस सर क्या बेटा, यस सर क्या, यस सर क्या, यस सर का क्या करूं मैं? इन दिनों के लिए तो बना रहा था बेटा मैं आपके सामने पूरे पूरे रिजल्ट्स। आप उस दिन जब फोटो खींच के जब जिस दिन आप जाते थे ना क्लासेस में, तब मैं डरता था इन दिनों से कि यहाँ पर आप जब हैंग हो जाएंगे ना तो मसला हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, किस के क्या कहता है एग्जैक्टली वन आइटम डिफेक्टिव होने का मतलब क्या है, पहला डिफेक्टिव दूसरा नॉन डिफेक्टिव, पहला और आखिरी नॉन डिफेक्टिव, बीच वाला डिफेक्टिव, और पहला और दूसरा नॉन डिफेक्टिव और तीसरा वाला। तो एक डिफेक्टिव होना तीन तरीकों से पॉसिबल था। उन तीन तरीकों से, जैसे ये आप भूल गए ना, 3 ऑन द फर्स्ट डाई एंड 5 ऑन द सेकंड डाई, तो फिर तो आपने उसको वन टाइम में सॉल्व किया है। लेकिन आप बोलते हैं ना 3 एंड 5, तो फिर वो 3 और 5 जितने तरीकों से आ सकते हैं वो सारे काउंट किए गए, नहीं किया आपने? होश में आओ ना यार। तो आपने बोला मुझे तो एक डिफेक्टिव चाहिए, मुझे इस बात से गर्ज नहीं है वो कौन सी सीक्वेंस पर आता है, पहला डिफेक्टिव हो बाकी दो नॉन डिफेक्टिव हो, या पहला और आखिरी नॉन डिफेक्टिव हो बीच वाला डिफेक्टिव हो, या पहले दूसरे दो नॉन डिफेक्टिव हो और आखिरी वाला डिफेक्टिव हो। तो मुझे तो एक डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, उसका सीक्वेंस क्या है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। हाँ अगर वो बोलता नहीं मुझे डिफेक्टिव सिर्फ पहला वाला चाहिए और आखिरी वाले, तो फिर आंसर सिर्फ इतने आंसर के बराबर होगा, फिर बायनोमियल काम नहीं करेगा। क्योंकि बायनोमियल तो एक डिफेक्टिव होना जितने तरीकों से मुमकिन होगा सब निकाल के देगा। आप समझ पाए बात है? ठीक है जी। उसके बाद अब वो क्या कहता है, एग्जैक्टली 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव। आवाज नहीं आ रही। तो दो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले दो डिफेक्टिव आखिरी वाला नॉन डिफेक्टिव। आवाज नहीं आ रही बेटा। पहला वाला डिफेक्टिव दूसरा वाला नॉन डिफेक्टिव आखिरी वाला डिफेक्टिव, या फिर पहला नॉन डिफेक्टिव आखिर के दो डिफेक्टिव। तो आपके सैंपल स्पेस में दो डिफेक्टिव होने को तीन रिजल्ट सपोर्ट करते हैं, डी डी एन डी एन डी एन डी डी। तो लिहाजा आपने क्या किया, 0.2 की पावर 2 दो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इंटू 0.8 की पावर 1, इसको वन टाइम, अरे भाई जवाब दें यार, इसको वन टाइम सॉल्व कर लिया, ये रहा सॉल्यूशन। और इस आंसर को 3C2 जिसका आंसर 3 आया था, 3 बार क्या कर लिया, काउंट कर लिया। 3C2 आपको ये बता रहा है कि आपके असल सैंपल स्पेस में दो डिफेक्टिव वाले रिजल्ट्स कितने हैं, 3। तो ये जो प्रोबेबिलिटी तुम वन टाइम सॉल्व कर रहे हो उसको कितनी बार काउंट कर लो, 3 बार। ये आपको सैंपल स्पेस देखे बगैर डायरेक्टली आंसर निकाल के दे रहा है। अगर आप इस वाले आंसर को जो कि 0.032 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आंसर वेरीफाई हो जाएगा। आप जवाब ही नहीं दे रहे। फिर आपने कहा नहीं नहीं मुझे तो तीनों में से तीनों क्या चाहिए, तो 3C3 का आंसर क्या है, 1 है, और तीनों डिफेक्टिव वाला आइटम भी एक ही, यानी 3C1 मतलब तीनों के तीनों डिफेक्टिव वाले रिजल्ट कितने हैं, आप बोलेंगे एक ही। 3 ये हो गए, 3 वो हो गए, 6 हो गए, एक ये हो गया, और एक वो हो जाएगा जिसपे कोई भी एक डिफेक्टिव नहीं होगा। तो 3C3 का आंसर क्या है, 1 आया, मतलब एक ही रिजल्ट पूरे सैंपल स्पेस में है जो कि तीनों डिफेक्टिव शो कर रहा है। तो क्या कर लो, 0.2 की पावर 3 लगा लो, और 0.8 पे पावर क्या लगाओगे, 0। तो इसका आंसर भी 1 होगा, इसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 0.2 की पावर 3 के ही बराबर होगा। जागो 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 जागो।
उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या मतलब कोई भी आइटम डिफेक्टिव, तो इस 3C0 का आंसर क्या आया 1, यानी ऐसे रिजल्ट सैंपल स्पेस में कितने हैं जो कोई भी एक डिफेक्टिव को शो नहीं कर रहे। हमने कहा एक ही रिजल्ट है ऐसा जिसमें तीनों के तीनों आइटम क्या है नॉन डिफेक्टिव, यानी तीनों के तीनों आइटम डिफेक्टिव नहीं है, तो ये एक ही रिजल्ट है। इस रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8 की पावर 3। आप ऊपर देख लें 0.2 की पावर 0 लगाने का मतलब क्या हुआ आंसर 1 आया, 3C0 का आंसर भी क्या आया 1 आया, तो इसका सोल्यूशन 0.8 की पावर 3.512 के बराबर आया। और अगर हम इन तमाम रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं बेटा सम कर दें तो वो सम 1 के बराबर आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके सामने यहाँ प्रूव किया। अब इस 1 में सारी प्रोबेबिलिटी मौजूद है। अब इसके मुताबिक एटलीस्ट और एटमोस्ट जो भी सवाल किए जाए वो आपके पास, यानी एटलीस्ट और एटमोस्ट अब इसमें से सॉल्व होगा, इसके बाहर से सॉल्व नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। रिस्पॉन्स बहुत स्लो है, रिस्पॉन्स आगे से है नहीं, क्लास में होते कैलकुलेट करते देखते पार्टिसिपेट करते, घर पे अपनी मर्जी से कोई बोलने वाला नहीं है, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे, पढ़े पढ़े बस देख रहे हैं। शाह साहब भी टोटल खामोश बैठे हैं। भाई आपको लिखने से मना नहीं किया, आप स्क्रीनशॉट ले लें कुछ भी कर लें, लेकिन भाई पार्टिसिपेट करें ना, ताकि एक्टिवली आप क्या करें इन्वॉल्व रहे इस चीज। कॉपी पेस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, छपाई आप करने में लगे पड़े यहाँ पर। बेटा मैंने इस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट कर दिया है। अगर आपको पता नहीं लगा तो आपकी पिछली प्रोबेबिलिटी सारी बेकार है, ये समझा रहा हूं मैं। अब इस चीज सॉल्व होगा एटलीस्ट और एटमोस्ट, जो कि मैं कल कर लूंगा। यहाँ पे मैं इस क्लास को एंड करता हूँ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन।